जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इस तरीके से आज हम केवल 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सबसे पहली बात है क्रोमोसोमल थ्योरी होती क्या है। कहने का मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और जब एक ही लोकेशन पे 2 क्रोमोसोम होते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। अगर 2 क्रोमोसोम अलग अलग लेवल पे हैं तो उनको हम हेटेरोलोगस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। वहीं पे जो जीन होते हैं वो जीन भी जैसे क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे जीन होते हैं वो भी पेयर्स में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्रोमोसोम में एक सिंगल टाइप का जीन, एक ही जीन मौजूद होता है या उसके एक एलील मौजूद होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो सुटन और वावेरी है इनने क्या किया था, जो मेंडल ने जो इनहेरिटेंस की थ्योरी दी थी उसके साथ में अपनी थ्योरी भी जोड़ करके एक थ्योरी तैयार की थी जिसका नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, चलिए बात करते हैं। क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स बोथ ऑकर्स इन पेयर। क्रोमोसोम और जीन दोनों पेयर्स में पाए जाते हैं। कैसे, आप थोड़ा समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, तो ये जो क्रोमोसोम के 2 पेयर्स होते हैं ये होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रोमोसोम होते हैं, हाँ अपने लेवल में क्या होते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। तो ये इसका पेयर हो गया, ये इसका पेयर हो गया, ये इसका पेयर हो गया। अगर इस क्रोमोसोम की कंपेरिजन मैं इस क्रोमोसोम से करूं तो ये क्रोमोसोम आपस में जो है ये हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम है, जबकि ये आपस में क्या है बेटा, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब मैं अगर एक होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात करूं तो जैसे यहाँ पे कोई जीन अगर मान लीजिए ए प्रेजेंट है तो इसके होमोलॉगस क्रोमोसोम में भी सेम वही जीन प्रेजेंट होगा ए, या फिर इसका कोई वेरिएंट भी प्रेजेंट हो सकता है। दैट मीन्स स्मॉल ए या फिर A1 करके A2 करके ऐसा कोई भी वेरिएंट प्रेजेंट हो सकता है। तो जीन जिस तरीके से क्रोमोसोम पेयर में मौजूद थे, सेम इसी प्रकार से जो जीन होते हैं वो जीन भी पेयर में पाए जाते हैं या मौजूद होते हैं, भले उनके अंदर के जो एलिल्स है। क्यों, क्योंकि एलिल्स क्या होता है, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ जीन, एक सिंगल जीन होते हैं। ठीक है, कोई भी जीन है तो उसके क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स या फिर मल्टीपल फॉर्म्स के नाम से हम जानते हैं। तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, होता वो भी जीन ही है। तो अगर यहाँ पे कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए है तो भी वो सेम जीन कहलाएगा। तो वो भी देखिए क्या होते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और आगे बात करते हैं। द 2 एलिल्स ऑफ a gene pairs are located on the same locus on the homologous chromosomes। ये पॉइंट भी मैंने आपको अभी यही समझाया कि क्या होता है, 2 एलिल्स जो होते हैं वो सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं। ठीक है, आप अगर समझना चाहें उस चीज को भी तो देखिए फटाफट ये चीज, ये सेम होमोलॉगस जो एलिल्स हैं वो एलिल्स सेम होमोलॉगस पोजीशन पे या सेम लोकस में मौजूद होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकेशन पे मौजूद होते हैं। ठीक है, ओके, जिसको हम बोलते हैं सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट और आगे हम बात करेंगे अब। ठीक है, इसको फिर से साफ करते हैं। नेक्स्ट, सटन एंड वावेरी। सटन और वावेरी ने क्या किया था, आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स है उनका या तो सेपरेशन होना या फिर पेयर होना क्या करता है, वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। जो जीन होते हैं, जीन के जो पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, एक पेयर फैक्टर होते हैं, फैक्टर मतलब जीन, ठीक है, जिसको हम जीन बोलते हैं। तो पेयर ऑफ जो जीन्स होते हैं उनके साथ में वो भी सेग्रीगेट होते हैं अलग अलग। जैसे क्रोमोसोम अलग अलग जाते हैं गैमीट बनने के दौरान पे, ठीक है, तो उसके साथ में जो क्रोमोसोम अपने साथ में जो जीन रखता है, जो टाइटली लिंक्ड होता है, वो साथ में वो भी उसके साथ उसी क्रोमोसोम के साथ चल जाता है। समझिए फिर से, जैसे मान लीजिए एक हमारा क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है। अब इसमें जो जीन मौजूद है, मान लीजिए स्मॉल ए मौजूद है और इसमें जो जीन मौजूद है उसी का अल्टरनेटिव फॉर्म कैपिटल ए मौजूद है। ठीक है, और इसके साथ में मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल बी मौजूद है और यहाँ पे इसके साथ में यहाँ पे स्मॉल बी मौजूद है। तो अब ये दोनों चूंकि टाइटली लिंक्ड होंगे तो हमने पहले लिंकेज एंटी कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। तो देखिए जहां जहां ये क्रोमोसोम जाएगा, अपने क्रोमोसोम अपने साथ में क्या करेगा, ये जीन्स भी लेके फिर जाएगा। तो यहाँ पे वही है कि सुटन बावेरी ने क्या बताया था, इन्हें एक आर्गुमेंट दिया था, एक बताया था कि जब पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, जब क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं या फिर सेपरेट होते हैं गैमेट बनाने के दौरान पे, फिर से जाइगोट जब बनता है, फर्टिलाइज होता है, तो फिर से पेयरिंग करते हैं एक न्यू कॉम्बिनेशन के साथ में। ठीक है, तो वहां पे क्रोमोसोम वुड लीड्स टू सेग्रीगेशन, जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग होते हैं या फिर
फिर से यूनाइट करते हैं तो क्या एग्रीगेट करेंगे, क्या सेग्रीगेशन करेंगे, बोले सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स। जो इनके पास जीन होते हैं, पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, वो जीन भी सेग्रीगेट करते हैं। जैसे ए और ए, ठीक है, हमारे पास क्या है, ए और स्मॉल ए है, और क्या है बेटा, बी है और स्मॉल बी। तो सेम ये भी क्या करते हैं, या तो सेग्रीगेट हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, सेम वैसे के वैसे ही मतलब ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जहां जहां ये क्रोमोसोम जाएगा वहां वो अपने साथ लेके जा सकते हैं। अगर थोड़ी देर की मान लीजिए कि जैसे मान लो सेम वही क्रोमोसोम है, अगर उसी क्रोमोसोम में दो जीन अलग अलग मौजूद है, जैसे सपोज यहाँ पे जीन मौजूद है हमारा स्मॉल ए, और इसके सेम लोकेशन पे मौजूद है कैपिटल बी, कैपिटल ए सॉरी, और यहाँ पे मौजूद है एक स्मॉल सी, और यहाँ पे मौजूद है कैपिटल सी। अब चूंकि दूर दूर मौजूद है तो हो सकता है यहाँ पे सेग्रीगेशन आसानी से देखा जाए। तो क्या हो जाएगा, जब ये सेग्रीगेट करते हैं, क्रोमोसोम जब अलग अलग होते हैं, अलग अलग जाते हैं गैमेट बनने के पे, तो हो सकता है इनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाए और क्या हो जाए, रिकॉम्बिनेशन हो जाए। तो जरूरी नहीं कि जहाँ पे ए जाए वहां पे सी भी जाए, हो सकता है सी और ए कैपिटल कैपिटल एक जगह चले जाए और स्मॉल सी और स्मॉल ई एक जगह चले जाए। तो सेग्रीगेशन भी देखा जा सकता है फैक्टर्स का, ठीक है, जो इनके साथ में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन। मेंडल ने क्या बताया था, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, जब जीन्स दूर दूर सेपरेटेड होते हैं, दूर दूर होते हैं, या अलग अलग क्या बोल सकते हैं क्रोमोसोम में होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, बहुत इजिली सेग्रीगेशन या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। तो क्या करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं। सेग्रीगेशन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सटन ने क्या किया था, सटन ने वावेरी ने क्या किया था, उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उस थ्योरी को मेंडेलियन जो थ्योरी थी उसके साथ में जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद एक नई थ्योरी तैयार करी जिसका नाम आज हम जानते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आशा करता हूँ ये चीजें आपको थोड़ा समझ में आई होंगी, बहुत कंसेप्चुअल है, छोटी चीजें हैं, कुछ नहीं है। कि जब क्रोमोसोम गैमीट बनने के दौरान इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं, तब वो उनके अंदर जो जीन कैरी करते हैं वो भी क्या हो सकते हैं, सेग्रीगेट हो सकते हैं या फिर साथ साथ भी जा सकते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनमें रिकॉम्बिनेशन कितना होता है। ओके, नेक्स्ट और आगे हम मूव करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा हमारे पास है, प्लियोट्रॉपिक है। अब प्लियोट्रॉपिक क्या होता है, एक ऐसी कंडीशंस होती है या एक ऐसी मैकेनिज्म होती है या फिनोमिना होता है जिसमें पर्टिकुलर एक जीन हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर एक जीन एक कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल ना होकर के वो दो तीन अलग अलग कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। जनरली हम ये मान के चलते हैं और जनरली हम ये पढ़ते हैं कि एक जीन पर्टिकुलर एक कैरेक्टर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, या उसके लिए जो प्रोटीन्स होती है उसको कोड करता है या एंजाइम्स बनाता है। बट अगर मैक्सिमम कंडीशन में ऐसा हो जाए कि पर्टिकुलर एक ही जीन जो प्रोटीन्स बना रहा है वो प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स दो तीन अलग अलग हमारे बॉडी के अंदर की जो मैकेनिज्म होती है, जो मेटाबॉलिज्म होती है या एनाबॉलिज्म होती है, उस रिएक्शंस को क्या करता, कंट्रोल करता है। तो उस कंडीशन में जो उसका एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, वो प्लियोट्रॉपी होगा, या फिर जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। और इस प्रकार के जीन को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। आशा करता हूं थोड़ा सा समझ में आया होगा, विद एग्जांपल हम इस चीज को कवर करते हैं। ठीक है, इट इज फिनोमिना इन विच द सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। कैसे बेटा, जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनको ये एग्जिबिट करता है या उनको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्लियोट्रॉपिक जीन अफेक्ट द मेटाबॉलिक पाथवे। क्या करता है, मेटाबॉलिक पाथवे को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके साथ साथ में रिजल्टिंग इन डिफरेंट फिनोटाइप। अब जब मेटाबॉलिक को प्रभावित कर देगा, मेटाबॉलिक मतलब हमारे बॉडी के अंदर होने वाली ढेर प्रकार की रिएक्शंस, ठीक है, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो या फिर एनाबॉलिज्म हो, दो प्रकार की रिएक्शंस होती है मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, तो कोई सी भी रिएक्शन है अगर उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो वो उसमें क्या हो सकता है, अगर थोड़ा सा भी इस पर्टिकुलर जीन में डिसबैलेंस हुआ या जीन कभी बाई चांस म्यूटेशन हुआ, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जितनी भी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। और इसीलिए बोलते हैं कि फिर उस कंडीशन में बहुत सारी बीमारियां उस व्यक्ति के अंदर हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल एक फिनाइल कीटोनुरिया करके एक हमारे पास में डिसीज होती है, इट्स कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग फॉर द फिनाइल एलानाइन। किसके लिए, एक एंजाइम होता है बेटा, उसका नाम होता है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है। वो एंजाइम एक पर्टिकुलर जीन के द्वारा कोड किया जाता है, ठीक है, जिसकी कमी की वजह से अगर वो जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो ये फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज जो है ये फंक्शनल एंजाइम नहीं बनता है। जब ये फंक्शनल एंजाइम नहीं बनता है तो हमें एक डिसीज देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज फिनाइल कीटोनुरिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट और आगे बात करते हैं। ठीक है, द अफेक्टेड इंडिविजुअल सोच मेंटल रिटार्डेशन। उस जो जिसको भी फिनाइल कीटोनुरिया नाम की डिसीज होती है उसके अंदर क्या होता है बेटा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, दिमाग सही से काम नहीं करता, मंदापन आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट एक और है, एज वेल एज हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन चेंज्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, पिगमेंटेशन होने का मतलब इनमें कलर में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलती है, हेयर के कलर चेंज हो सकते हैं,
सेम इसी प्रकार से बॉडी के कलर भी चेंज हो सकते हैं, है ना। तो इनमें पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। तो ये है हमारे पास प्लियोट्रॉपिक जीन का बहुत बेस्ट एग्जांपल फेनिलकेटोनुरिया। आप इसको याद रखिएगा। किसकी कमी से होती है, बोले पर्टिकुलर जीन की कमी से, जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। अब वो जो जीन में म्यूटेशन होता है वो जीन करता क्या है, बोले एक एंजाइम को कोड करता था जिसका नाम था फेनाइलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। ना ये एंजाइम बनेगा फंक्शनल, ना एंजाइम मतलब या तो फंक्शनल ना बने, ठीक है, बने तो फंक्शनल ना बने, या फिर वो बने ही ना। तो अगर वो बनेगा नहीं या फंक्शनल नहीं बनेगा तो फेनिलकेटोनुरिया नाम की डिसीज हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट और आगे हम मूव करते हैं बेटा। अब हमारे पास है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या है बेटा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को कोड करने के लिए कई सारे जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या एक कैरेक्टर को फिनोटाइपिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे जीन्स क्या होते हैं उसको कोड करते हैं। आशा करता हूँ थोड़ी सी चीजें आप पकड़ पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक कलर है, ठीक है, बॉडी का कलर है। अब इस बॉडी के कलर को लिए 2-3 जीन रिस्पॉन्सिबल है इसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये 2-3 जीन एक ही कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, पॉलीजेनिक। कई सारे जीन पॉलीजेनिक। इनहेरिटेंस बोले तो पर्टिकुलर एक कैरेक्टर के लिए इनहेरिटेंस शो करते हैं। अब इस तरीके का जो फिनोमिना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं फटाफट। इट इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय द 3 और मोर जीन्स। देखो 2 होता है तो उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, उसमें भी अलग अलग कैरेक्टर को होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 और फिर मोर जीन्स। ठीक है, सच ट्रेट्स आर कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट बोलते हैं, या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के नाम से फिनोमिना को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द फिनोटाइपिक रिफ्लेक्ट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलिस एंड इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट। देखो इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक जीन होता है उस प्रत्येक जीन का यहाँ पे प्रभाव दिखता है। प्रत्येक जीन डोमिनेंस भी शो करते हैं और प्रत्येक जीन रिसेसिव या फिर डोमिनेंस एंड रिसेसिव का जो कॉम्बिनेशन होता है या जो रेशियो होता है उस रेशियो को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज कम्पेयर एज बोल सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मेंडेलियन, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो रूल था, डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रूल था, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग ये भी क्या कर सकते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ओके, अब हम और आगे बात करेंगे। एग्जाम्पल क्या हमारे पास ह्यूमन स्किन कलर है, जो पर्टिकुलर 3 जीन के जो 3 पेयर्स ऑफ जीन है उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे इसमें डोमिनेंट के लिए सपोज 3 जीन कौन कौन से बेटा, ए, बी एंड सी। ये कैपिटल जो है ये क्या करेंगे, एक डोमिनेंट फैक्टर को कोड करते हैं, जबकि वहीं पे जो इसी का स्मॉल भी होता है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल भी होना चाहिए, सब स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये किसके लिए कोड करेंगे बेटा, रिसेसिव एले के लिए कोड करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करिएगा। बाकी हम इसके लिए एक बार क्रॉस करा के देखते हैं कि किस तरीके से इसकी क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है तो। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पेज में और हम बात करते हैं हमारे पास डोमिनेंट जीन कौन कौन से था। ठीक है, डोमिनेंट जीन, ठीक है, और हमारे पास रिसेसिव जीन था। रिसेसिव जीन में क्या था बेटा, देखो स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। अगर हम कैपिटल की बात करें तो ये भी पेयर में पाए जाते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। अब यहाँ से जो गैमेट्स बनेंगे वो ध्यान से सुनना। इसमें देखो सिमिलर पेयर। ठीक है, तो कितना जो गैमेट्स बनेंगे सब लगभग सेम काइंड्स के होंगे। कितना गैमेट, कितने टाइप के गैमेट बने, बोले एक टाइप के गैमेट्स बनेंगे। वो क्या होंगे बेटा, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। यहाँ से जो गैमेट्स बनेंगे वो ऐसा गैमेट्स होंगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ से भी गैमेट बनेगा। वो गैमेट कैसा होगा, बोले सेम सिमिलर, यहाँ पर भी सिमिलर पेयर है तो क्या बनेगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ये गैमेट्स बन गए। अब ये जो गैमेट्स बने हैं इन गैमेट्स की हम क्या कर देते हैं, क्रॉसिंग करवा देते हैं। तो हमारे पास जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स ये हो गए। ठीक है, पेरेंट्स हो गए। ये हमारे पास क्या है बेटा, गैमेट्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करवा रहे हैं बेटा, क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या मिलेगा, F1 प्रोजेनी मिलेगा। क्या मिलेगा, F1 प्रोजेनी मिलेगा। ठीक है, करवा देते हैं फटाफट। ये हमने क्रॉस करवा दिया, प्रोजेनी मिलेगा। तो बोलो कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ठीक है, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ठीक है, अब इस जो हमें मिला है यहाँ पे F1 प्रोजेनी जो मिला है, इसमें जो कलर होगा वो कैसा होगा, इंटरमीडिएट होगा। कैसा होगा, इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, अब कैसे कलर इंटरमीडिएट होगा, बोले जो रिसेसिव थे, रिसेसिव का कलर क्या था बेटा, व्हाइट था। क्या था, व्हाइट, या फिर हम उसको लाइट बोल सकते हैं कि लाइट कलर के होते हैं।
ठीक है। जबकि यहाँ पे ये जो थे ये डार्क कलर के थे, कैसे थे, डार्क कलर थे, ठीक है, डार्क कलर। आपने वेस्ट इंडीज वालों को देखा होगा, बिल्कुल डार्क कलर होते हैं, ठीक है। अंग्रेजों को देख लीजिए, व्हाइट कलर होते हैं। रेसेसुजीन कैरी करने वाले अंग्रेज ज्यादा होते हैं, जबकि इन पे डार्क कलर जो होता है वो उसमें डोमिनेंट जीन ज्यादा होते हैं। इसमें इतना ही नहीं होता, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर का भी प्रभाव होता है। जैसे ज्यादा धूप में रहते हैं तो बॉडी का पिगमेंटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर आप बिल्कुल से रूम टेम्परेचर में रहते हैं या फिर आप धूप में नहीं रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपका रूम का, आपकी बॉडी का जो कलर होगा थोड़ा सा फेयर होता है। वहीं पे अगर ज्यादा धूप में रहते हैं या ज्यादा डार्क टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में रहते हैं, तो आपकी बॉडी का जो पिगमेंटेशन है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो ये चीजें थोड़ा सा एनवायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अब देखिए, जब हमने F2 के लिए क्रॉस करवाएंगे बेटा, जब F2 के लिए जो क्रॉस कराएंगे तो इससे हमें गैमेट बनेंगे। देखिए इसमें भी अलग अलग पेयर है, इसमें भी अलग पेयर है, इसमें भी अलग पेयर है। तो यहाँ पे वेरिंग टाइप्स के गैमेट्स बन के तैयार होंगे, बहुत प्रकार के गैमेट्स बन के तैयार होंगे। और फिर जब उनका क्रॉस करवाएंगे हम, तो उसमें और प्रकार के नए न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट कलर क्यों देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर भी हमें डोमिनेंस और रिसेसिव का कॉम्बिनेशन जिस तरीके से देखने को मिलता था वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास F2 जनरेशन जो होगी, F2 जनरेशन होगी, उसमें बहुत प्रकार के नए नए इंटरमीडिएट्स देखने को मिलेंगे, ओके। या न्यू न्यू कॉम्बिनेशन हमें जो स्किन के कलर के लिए न्यू न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। टॉपिक यहाँ से समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।